श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद दास जी बीएड कॉलेज में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक टोकरी भरी मिट्टी कहानी का कथासार के बारे में अभ्यास करेंगे। FYBA में गौण विषय है हिंदी, कहानी नई पुरानी। जो सेमेस्टर 1 में हिंदी गौण पेपर नंबर 2 आधुनिक हिंदी कहानी कथा सरिता में एक टोकरी भरी मिट्टी के बारे में अभ्यास करेंगे। कथासार ध्यान से सुने। पूर्व भूमिका। बीते जमाने की कथा पत्रिका सारिका ने प्रत्येक भारतीय भाषा की आदि कहानी, पहली कहानी तलाश करने का बड़ा सार्थक प्रयत्न किया था। इसी क्रम में हिंदी की पहली कहानी के रूप में प. माधव राय सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी के रूप में प्रस्तावित किया गया था। इससे पूर्व हिंदी की पहली कहानी के रूप में दुलाई वाली बंग महिला राजेंद्र बाला घोष से लेकर 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल और 1915 ईस्वी सन में प्रकाशित उसने कहा था तक भी इस चर्चा को खींचा गया था। किंतु हिंदी की पहली मौलिक कहानी के रूप में अब प. माधव राय सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, जो अप्रैल 1901 छत्तीसगढ़ मित्रों नामक पत्रों में प्रकाशित हुई थी, को प्रायः सर्वसम्मत मान्यता प्राप्त हो गई है। हमारी दृष्टि से भी यही हिंदी की पहली मौलिक कहानी कही जा सकती है, क्योंकि इसके बाद हिंदी कहानी का प्रवाह बह चला। यहाँ पर बीते ज़माने की बात कही है। पत्रिका जो सारिका के रूप में जो भारतीय भाषा में थी, वो उन्होंने कहानी पहली कहानी माना जाता था। वो सार्थक है, सार्थक प्रयत्न है। इस क्रम में हिंदी कहानी के कई रूप प्रस्तापित हुए। माधव राय सप्रे की ये टोकरी भरी मिट्टी है, वो भी हिंदी में पहली कहानी के रूप में प्रस्तापित हुई थी। हिंदी कहानी में दुलाई वाली बंग महिला राजेंद्र बाला घोष के 11 वर्ष का समय था। उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1915 ईस्वी सन में वो प्रकाशित की गई थी। कई चर्चा हुई थी। मौलिक कहानी के रूप में अब माधवराय सप्रे की कहानी, जो यह हम पढ़ने जा रहे हैं, एक टोकरी भरी मिट्टी, जो अप्रैल 1901 छत्तीसगढ़ में मित्रों नामक पत्रों में वो कहानी प्रकाशित हुई थी। यहाँ मौलिक कहानी के रूप में यह सिद्ध होती है, कहानी का प्रवाह बह चला है। बी. हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी। मध्य प्रदेश की ही देवी प्रसाद वर्मा ने सप्रे की इस कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के रूप में पेश किया। यद्यपि देवी प्रसाद वर्मा ने पहली एक टोकरी भर मिट्टी को ही सप्रे जी की प्रथम मौलिक कहानी के रूप में प्रस्तावित किया, पर फिर समय को थोड़ा और पीछे खींचने के दुराग्रह में वे सप्रे जी की ही फरवरी 1900 में ईस्वी सन में प्रकाशित सुभाषित रतन को उनकी पहली मौलिक कहानी बताते रहे। सप्रे जी की कहानियों की सूची इस प्रकार पेश की गई है। सुभाषित रत्न जनवरी 1990 ईस्वी सन, एक टोकरी भरी मिट्टी अप्रैल 1901 ईस्वी सन और एक व्यंग्य जून 1990 ईस्वी सन। पर वास्तविकता यह है कि इनमें से एक टोकरी भर मिट्टी ही प. माधव राय सप्रे की एकमात्र मौलिक कहानी है। जिस सुभाषित रतन को देवी प्रसाद वर्मा ने प्रथम मौलिक कहानी के रूप में प्रस्तावित करना चाहा, वह अपने रूपबंध फार्म में कहानी में न होकर संस्कृत के सुभाषितों का महत्व प्रस्थापन है। वस्तुतः देवी प्रसाद वर्मा को यह स्वयं स्पष्ट नहीं हो पाया कि वे किसी सप्रे जी की मौलिक कहानी मानते हैं, इसलिए वे अपने आप में विरोधपूर्ण तर्क देते हैं। यदि एक और वे सुभाषित रतन को उनकी प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं, तो दूसरी ओर यह भी कहते हैं 1.25 साल की कथा यात्रा में उनके विभिन्न प्रयोग उनकी सही कहानी की तलाश को प्रमाणित करते हैं। यह बात भी अलग महत्व रखती है कि एक टोकरी भर मिट्टी लिखने के बाद सप्रे जी ने कोई भी कहानी नहीं लिखी। इससे हमारे कथन की ही पुष्टि मिलती है कि एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। यहाँ सप्रे जी ने बताया है कि वो जो एक टोकरी भरी मिट्टी है, वो कहानी एक मौलिक कहानी है। मध्य प्रदेश में जो देवी प्रसाद वर्मा ने सप्रे जी
के साथ जो कहानी लिखी है वो प्रथम मौलिक कहानी के रूप में पेश किया गया था। यहाँ यह बताया है कि प्रसाद वर्मा ने पहले एक टोकरी भरी मिट्टी को स्वप्रे जी की प्रथम मौलिक कहानी के रूप में प्रस्तावित किया, पर फिर समय के थोड़ा और पीछे खींचने के दुराग्रह में वे स्वप्रे जी की 1900 ईस्वी में प्रकाशित सुभाषित रतन को उनकी पहली मौलिक कहानी के रूप में बताया गया है। यहाँ सूची के रूप में सुभाषित रतन जनवरी 1990 ईस्वी, टोकरी भर मिट्टी अप्रैल 1901 ईस्वी और व्यंग्य जून 1990 ईस्वी वास्तविकता के रूप में प्रस्तापित किया गया है। माधवराय सप्रे की एकमात्र मौलिक कहानी के रूप में यह स्थान पाया गया है, एक टोकरी भरी मिट्टी को। यहाँ कहानी में संस्कृत के सुभाषित का भी महत्व प्रस्तापित किया गया है। वस्तुतः जो देवी प्रसाद वर्मा ने वह स्वयं स्पष्ट किया है कि यहाँ सप्रे जी की मौलिक कहानी है वो वास्तव में बढ़िया है, इसीलिए वे अपने आप में विरोधपूर्ण तर्क भी देते हैं और सुभाषित रतन को उनके प्रथम मौलिक कहानी भी मानते हैं। दूसरी ओर तो यह भी कहते हैं कि 1.25 साल की कथा यात्रा में उनके विभिन्न प्रयोग भी किए गए हैं, वह सही साबित भी हुआ है। सप्रे जी ने कोई भी कहानी नहीं लिखी ऐसा भी माना गया है। इससे हमारे कथन की ही पुष्टि मिलती है कि एक टोकरी भर मिट्टी वो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। आगे देखें, जब हम किसी कृति रचना या रचनाकार की प्रशंसा करने लगते हैं तब रुकते कहाँ है, उसे 7वें आसमान से नीचे लाकर छोड़ते ही नहीं है। हिंदी आलोचना का यह फतवेबाजी का खास अंदाज रहा है। देवी प्रसाद वर्मा ऐसा ही एक टोकरी भर मिट्टी के विषय में कहते हैं, 7वें दशक में कहानी का जो स्वरूप आज हमारे सम्मुख है उसके सभी बीज इस कहानी में स्पष्ट है। नहीं कहानी के प्रबल पक्षधर कमलेश्वर की वाणी किसी सीमा तक प्रस्तुत कहानी में मिलती है। ऐसा कहकर पता नहीं देवी प्रसाद वर्मा कमलेश्वर को पीछे क्यों खींचना चाहते हैं। 7वें दशक की हिंदी की जिस कहानी को उसकी गुणवत्ता के आधार पर विश्व स्तर की कहानी के सम्मुख सगर्व रखा गया, उसे वे हिंदी की पहली कहानी में ही बीज रूप में पा रहे हैं। किसी कहानीकार को हिंदी का पहला कहानीकार सिद्ध करने के लिए ऐसे गैर जिम्मेदार कथनों की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बताया गया है सप्रे जी ने कि जब किसी कृति की रचना या रचनाकार की प्रशंसा करने लगते हैं तब वह थोड़ा सा रुक जाता है, 7वें आसमान से नीचे लाकर छोड़ते ही नहीं है। हिंदी में कई आलोचकों की आलोचना भी की गई है। कई अंदाज ऐसा भी है, देवी प्रसाद वर्मा ऐसा ही एक टोकरी भरी मिट्टी के विषय में कहते भी हैं कि 7वें दशक में कहानी का जो स्वरूप आज हमारे सामने आते हैं उसमें सभी बीज इस कहानी में स्पष्ट है, एक टोकरी भरी मिट्टी में। नहीं कहानी के प्रबल पक्षधर कमलेश्वर की वाणी में भी किसी सीमा तक प्रस्तुत कहानी में मिलती है। ऐसा कहकर तो पता नहीं देवी प्रसाद वर्मा कमलेश्वर को पीछे क्यों खींचना चाहते हैं। इसलिए कि एक या दूसरा कवि या लेखक होते हैं वो एक दूसरे का आलोचना करते हैं। 7वें दशक की हिंदी की जिस कहानी को उसकी गुणवत्ता के आधार पर विश्व स्तर की कहानी में सम्मुख सगर्व भी रखा गया है, वही हिंदी पहली कहानी में बीज रूप में पा रहे हैं। किसी कहानीकार को हिंदी का पहला कहानीकार सिद्ध करने के लिए गैर जिम्मेदार कथनों की आवश्यकता नहीं है। आगे देखें, से प्रभावी कहानी। एक टोकरी भर मिट्टी एक प्रभावी कहानी है जिसमें वृद्धा की मार्मिक उक्ति जमींदार की वृत्ति ही परिवर्तित कर देती है। एक गरीब विधवा अपनी पौत्री के साथ अपनी झोपड़ी में रहती है। यह उसकी बहुत पुश्तैनी झोपड़ी थी। उसका बेटा इस झोपड़ी में ही मर गया था। उसके बेटे की बहू भी 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर मर गई थी और अब यही एक बालिका उसका एकमात्र आधार थी। जमींदार का महल उस झोपड़ी के पास ही था। उसे अपने महल के अहाते को झोपड़ी के स्थान तक
बढ़ाने की इच्छा हुई। बुढ़िया से बहुत कहा गया पर उसने अपनी झोपड़ी नहीं छोड़ी, किंतु जमींदार ने अपने बल के धन पर अदालत द्वारा झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। विधवा को वहाँ से निकाल दिया गया। वहाँ वह कहीं पड़ोस में जाकर रहने लगी। कि यहाँ एक टोकरी भरी मिट्टी जो कहानी है उसमें एक वृद्धा की मार्मिक उक्ति बताई गई है। जमींदार की वृत्ति इसमें परिवर्तित कर देती है। एक गरीब विधवा स्त्री है, वो उसकी पौत्री के साथ अपनी झोपड़ी में रहती है, यानी कि वो एक गरीब महिला है। यह उसकी बहुत सी झोपड़ियाँ नहीं है, वो एक झोपड़ी है मगर वो फुटेली फुटेली सी झोपड़ी है। उसका एक बेटा था जो झोपड़ी में ही मर गया था। उसके बेटे की जो बहू थी वो 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर मर गई थी, यानी कि नन्ही सी एक बालिका को जन्म देकर 5 वर्ष के बाद वो उसके बेटे की बहू भी छल बसी थी। और अब यह एक बालिका उसका एकमात्र आधार थी, यानी कि वो वृद्ध स्त्री थी, उसके साथ एक नन्ही सी बालिका उसके साथ रहती थी। जमींदार का महल उस झोपड़ी के पास ही था, इसीलिए उस महल के अहाते को झोपड़ी के स्थान तक बढ़ाने की इच्छा हुई। यहाँ बुढ़िया से बहुत कहा गया पर उसने अपनी झोपड़ी नहीं छोड़ी, किंतु जमींदार ने अपने बल के और धन के अदालत द्वारा झोपड़ी पर अपना जो कब्जा था वो कर लिया और विधवा स्त्री को यहाँ से निकाल दिया और वह झोपड़ी छोड़कर एक पड़ोस में जाकर रहने लगी। आगे देखें। एक दिन जमींदार उस झोपड़ी की भूमि पर मजदूरों से काम कर रहा था, तो वह बुढ़िया हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। उसने अपनी पोती का बहाना बनाकर बहुत अधिक मिन्नतें करके एक टोकरी भर मिट्टी वहां से लेनी चाहिए, जिससे चूल्हा बनाकर उस पर रोटी बनाकर अपनी पोती को खिला सके। जमींदार ने झोपड़ी में से एक टोकरी मिट्टी ले जाने की आज्ञा दे दी। झोपड़ी में भीतर पहुंचते ही वृद्धा स्मृतियों में खो गई। उसकी अश्रुधारा बह चली। किसी प्रकार अपने पर नियंत्रण रखकर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली। फिर उसने जमींदार से प्रार्थना की कि उसकी टोकरी उठवा दे। जमींदार पहले तो नाराज होता है, पर वृद्धा के अनुनय विनय को मानकर उठवाने के लिए चल पड़ता है, पर टोकरी उससे टस से मस नहीं होती है। हार कर उसने कहना पड़ता है कि यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर उस विधवा ने कहा, महाराज आप नाराज न हो, पर जब आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती तो इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी है, उसका भार आप जन्म पर नहीं उठा पाएंगे। बुढ़िया के ये मर्म वचन सुनकर जमींदार की आंखें खुल जाती है। उन्हें अपने किए हुए पर पछतावा होता है। वह क्षमा मांगते हुए उसे उसकी झोपड़ी लौटा देते हैं। यहाँ एक टोकरी भरी मिट्टी में एक दिन जमींदार वो झोपड़ी भूमि पर मजदूरों के साथ काम कर रहा था, तो वहाँ बुढ़िया हाथ में एक टोकरी लेकर यहाँ पहुँचती है। अपनी पोती का बहाना बनाकर वो बहुत अधिक मिन्नतें करने के लिए टोकरी भर मिट्टी वहाँ से लेनी चाहती थी, जिससे चूल्हा बनाकर उस पर रोटी बनाकर अपनी पोती को वो खिला सके। जमींदार ने वो झोपड़ी में से एक टोकरी मिट्टी ले जाने की आज्ञा तो दे दी। झोपड़ी के भीतर पहुँचते ही वो वृद्धा स्मृतियों में खो गई, यानी कि वो पहले की स्मृतियाँ जो थी वो फिर से उसको याद आने लगी और उसकी जो अश्रुधारा थी वो बह चली। किसी प्रकार अपने नियंत्रण में रखकर अपनी टोकरी एक मिट्टी से भर तो ली, पर फिर उसने जमींदार से प्रार्थना भी की कि उसकी टोकरी उठवा दे। जमींदार पहले तो नाराज होता है उसकी बातों से, पर वृद्धा के अनुनय आग्रह से वो विनय होकर मानकर उठवाने के लिए चल पड़ता है। एक टोकरी उससे टस से मस नहीं होती है, यानी उठा नहीं सकता। हार कर उसे कहना पड़ता है कि यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। वो जमींदार ऐसे कहता है।
यह सुनकर उस विधवा ने कहा, महाराज आप तो नाराज न हो, पर जब आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती तो इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियाँ मिट्टी है। उन्हें बुढ़िया स्त्री ने महाराज को बढ़िया जवाब दिया कि आपसे एक टोकरी भरी मिट्टी नहीं उठाई जाती तो यहाँ तो कई ज़्यादा मिट्टी की भरी टोकरी दिखाई पड़ती है। तो इस झोपड़ी में हजारों टोकरियाँ मिट्टी है तो आपसे वो नहीं उठा पाएगी, उसका भार आप जन्म भर नहीं उठा पाएंगे। तो बुढ़िया के ये मर्म वचन सुनकर वो जमींदार की आंखें खुल गई। उसको पछतावा हुआ कि उन्हें अपने किए हुए पछतावा होता है और क्षमा भी मांगता है कि उसकी झोपड़ी फिर से वो वापस उसे बुढ़िया को लौटा देता है। तो यहाँ एक टोकरी भरी मिट्टी कहानी में वो ही सारांश है कि यहाँ वृद्ध स्त्री की मर्म आंसू को देखकर वो मजदूर लोग जो काम करते थे वो जमींदार भी उसका आत्मसमर्पण कर देता है। आगे देखें। डी असद पात्र का हृदय परिवर्तन। इस प्रकार यह संक्षिप्त सी कथा बड़ी प्रभावी रूप से अपनी बात कहती है। एक छोटे से मर्म कथन से असद पात्र का हृदय परिवर्तन कराकर उसे सद कोटि में आदर्शात्मक समाधान के रूप में ला दिया जाता है, किंतु यह इतने कुशल रूप में दिया गया आदर्श है कि कहानी की संवेदना पर भारी नहीं पड़ता और न ही संस्कृत की नीति कथाओं जैसा है। सब कुछ पूर्ण स्वाभाविक सहज रूप में घटित होता है। यहाँ कई ऐसे पात्र है जैसे जमींदार, उसका भी हृदय परिवर्तन होता है। संक्षिप्त ये कथा में प्रभावशाली रूप में यह बताया गया है कि एक छोटे से मर्म कथन से वो पात्र में ऐसा हृदय परिवर्तन होता है, सदकोटि में उसका आदर्शात्मक समाधान के रूप में भी ला दिया जाता है। कुशल रूप में दिया गया आदर्श कहानी की वो संवेदना भारी नहीं पड़ता और न ही संस्कृत की नीति कथाओं जैसा भी है, वो स्वाभाविक सहज और रूप से घटित होता है। ये सामाजिक संवेदना। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी की पहली ही कहानी में तीव्र सामाजिक संवेदना है। जमींदार के अत्याचार को कहानी समस्या के रूप में उठाती ही नहीं, अपितु उसका प्रतिकार भी वृद्धा के माध्यम से कराती है। पहली ही कहानी सामाजिक अन्याय के विरोध में इस प्रकार खड़ी हो सकी। हिंदी कहानी की यह बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बहुत चुनकर आवश्यक प्रसंगों का ही कहानी में नियोजन किया गया है। यह कहानीकार के कौशल का परिचायक है। कहानी की संक्षिप्ति में एक गहन और व्यापक संवेदना है। यहाँ पर सामाजिक संवेदना के रूप में महत्वपूर्ण बात यह बताई गई है कि यहाँ ये कहानी में तीव्र सामाजिक एक संवेदना है। जमींदार के जो अत्याचार है इस कहानी में जो बताया गया है वो इसको समस्या के रूप में उठा ही नहीं, अपितु उसका प्रतिकारात्मक रूप से वृद्धा के माध्यम से यह कहानी लिखी गई है। पहली ही कहानी एक सामाजिक अन्याय के विरोध में इस प्रकार खड़ी हो सकी कि हिंदी कहानी की यह बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि बहुत चुनकर आवश्यक प्रसंगों का ही कहानी में नियोजन किया गया है। यह कहानीकार के कौशल का एक परिचायक है। कहानी की संक्षिप्त में एक गहन और व्यापक संवेदना भी दिखने को मिलती है। भाषा शैली। कहानी की भाषा शैली की तत्कालीन कथा लेखकों से कुछ अलग हटकर कहानी विधा की प्रवृत्ति के अनुरूप है। बोलचाल की सामान्य भाषा और रुजु प्रवाहमयी। यथा एक दिन श्रीमान उच्च झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में वह विधवा हाथ में टोकरी लेकर वहाँ पहुँची। कहीं कहीं अत्यंत छोटे छोटे बड़े प्रभावी वाक्य है। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। या बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में जाकर कहीं रहने लगी। कहना न होगा कि मिजाज में यह भाषा कहानी के कितनी अनुकूल है। एक जीवनधर्मी गंध लिए हुए कहानी के संबंध में अत्यंत चुस्त दुरुस्त और स्वाभाविक बन पड़े हैं। इसमें भाषा शैली में बताया गया है कि कहानी की जो भाषा शैली है वो तत्कालीन कथा
के साथ साथ लेखकों से कुछ अलग हटकर कहानी में विधा की प्रवृत्ति भी अनुरूप है। बोलचाल की सामान्य भाषा भी रुजु प्रवाहमयी भी है। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे, तब लोगों के काम बतला रहे थे। वहाँ एक विधवा जो स्त्री थी वो हाथ में टोकरी लेकर वहाँ पहुँचती है। कहीं अत्यंत छोटे छोटे यहाँ बड़े प्रभावी वाक्य भी दिखाई देता है। विधवा झोपड़ी के भीतर गई और बेचारी अनाथ भी थी, क्योंकि उसका बेटा भी मर गया था। उसका बेटा की पत्नी वो भी मर गई थी। वो अकेली थी और उसके साथ ऐसा अत्याचार भी हुआ। कहना न होगा कि मिजाज में यह भाषा कहानी की कितनी अनुकूल है। एक जीवन धर्मी गंध के लिए कहानी के कई संवाद अत्यंत सुस्त, दुरुस्त और स्वाभाविक बन पड़े हैं। उपसंहार: कहानी शिल्प की दृष्टि से भी पुष्ट है। इस कहानी ने हिंदी कहानी को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। सुदर्शन की हार की जीत कहानी में भी बाबा भारती के ऐसे ही छोटे से मर्म कथन से डाकू का हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार यह कहानी कला की दृष्टि से पर्याप्त निखरी हुई और प्रभावी है। अंत में उपसंहार में कहानी का शिल्प दृष्टि से जो पुष्ट हुआ है, यहाँ कहानी का जो एक प्रभावित दर्शन हुआ है। सुदर्शन ने भी अपनी कहानी हार की जीत, जो बाबा भारती और खड़गसी डाकू में जो वार्तालाप होता है, इसमें खड़गसी डाकू का जो हृदय परिवर्तन होता है, इसी ही तरह यहाँ भी विधवा स्त्री के जरिए जमींदार का जो हृदय परिवर्तन होता है, यही यहाँ कहानी की कला दृष्टि यहाँ पर्याप्त निखरती हुई प्रभावशाली बन जाती है। हाँ, तो छात्र और छात्राएं, आज हम हिंदी गौण 2 में आधुनिक हिंदी कहानी में कथा सरिता में जो एक टोकरी भरी मिट्टी कहानी है हमने देखी, सुनी। तो यहाँ कहानी समाप्त होती है। अस्तु।